हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रज्ञा मंत्र। आज हम वैदिक एज से जुड़े हुए हमारे जो क्वेश्चन बचे थे उन्हें करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है, कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोपामुद्रा। देखिए, हमें वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की थी। इनमें अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि के नाम प्रमुख है। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पूछा गया है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए किया जाता था, किंतु बाद के काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में किया गया। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्का। देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो निष्क होता था एक सोने का हार होता था, लेकिन बाद के काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम यानी सिक्के के रूप में किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 45 में भी पूछा गया है, निष्क जो है किस अंग का आभूषण था। अभी हमने देखा एक सोने का हार था, यानी कि गले का आभूषण था। ठीक है, इसे स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे। बाद में इसका प्रयोग विनिमय के लिए किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण। देखिए, प्राचीन भारत में जो निष्क या निशाका है, ये मूल रूप से गले में पहना जाने वाला एक सोने का आभूषण होता था, जिसे निष्क ग्रीवा कहा जाता था। स्त्री पुरुष दोनों ही इसे सामान्यतः पहनते थे। एक निश्चित वजन तथा मानक को अपनाने के कारण इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है, बोगच कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हमें जो है एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें वैदिक देवताओं के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए, एशिया माइनर में बोगज कोई अभिलेख जो कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं, ये फैक्ट याद रखिएगा कि इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य, इन देवताओं का हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बोगज कोई। ठीक है, क्वेश्चन 49 भी जो है वो सेम ही पूछा गया है। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोगज कोई। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, और इनकी एक बुक का नाम आप जरूर याद रखिएगा, द आर्किटिक होम इन द वेदास, जिसमें इन्होंने आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव बताया है। लेकिन बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो इससे सहमत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है, जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है। देखिए, यहाँ पर आप जो है एक्सप्लेनेशन देखिए। देखिए, पुरुषमेध एक प्रमुख यज्ञ होता था। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखें तो तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। इस तरह से हम आंसर नहीं दे सकते, लेकिन बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि केवल शतपथ ब्राह्मण में ही पुरुषमेध यज्ञ की चर्चा हुई है। क्वेश्चन नंबर 52, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषि गौतम राहुगढ़। देखिए, आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में हमें शतपथ ब्राह्मण के में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका से जानकारी मिलती है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, इन्होंने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। घृत का नाम लेते ही वह अग्निमुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई तथा नदियों को जलाते हुए पूर्व की ओर बढ़ गई। इससे हमें आर्यों के प्रसार के विषय में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुरु और पांचाल को। ठीक है, ये इस समय जो है प्रमुख नगर बन गए थे, कुरु और पांचाल। क्वेश्चन नंबर 54, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। देखिए, जो गोत्र है इसका मूल अर्थ है गोष्ठ, यानी कि वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। क्वेश्चन नंबर 55, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर
बलि एवं कर्मकांड में। ठीक है, देखिए इस काल में लोग जो है वो प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें कि बलि एवं कर्मकांड निहित थे, में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, परुशुनी नदी, जिसे रावी नदी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। 58 ऋग्वेद में उल्लेखित, ये सेम क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, परुशुनी यानी कि रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है, किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा कहा गया है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है, जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, किकट। देखिए आर्यों के, ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन में यदु, द्रुहु, पुरु, अनु, तुर्वस शामिल थे। किकट इससे संबंधित नहीं थे। प्राचीन काल में आर्यों के जीविका उपार्जन का मुख्य साधन था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है और ऋग्वेद में हमें कई मंत्रों में कृषि तथा इससे जुड़े कार्यकलापों का वर्णन मिलता है। कृषि अच्छी हो इसके लिए लोग वर्षा की कामना करते थे। पशुओं को चराने और पालने के का उल्लेख भी अनेक स्थलों पर मिलता है। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में तो प्रधानतः लोग कृषि प्रधानी संस्कृति थे, लेकिन अगर पूर्व वैदिक काल पूछा जाए तो उस काल में ये लोग पशुपालक थे। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, जौ के लिए। देखिए इस तरह के जो टर्म्स आते हैं ना, इन्हें अच्छे से आप ध्यान देकर याद रखिएगा। यहाँ पर भी देखिए इसी तरह के टर्म्स पूछे गए हैं। अब यहाँ से आपको कई फैक्ट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, देखिए जो व्रीहि है ये कहा जाता था चावल को, मुदक मूंग को, यव हमने अभी देखा जौ को, और इच्छु गन्ना को कहा जाता था। देखिए यहाँ पे आपको ये दिया गया है। 64 क्वेश्चन में पूछा गया है, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यापारी। एक सेकेंड। ठीक है, जो व्यापार वाणिज्य प्रधानता पढ़ी लोग करते थे। ऋग्वेद में पढ़ी शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। पढ़ी जो है ऋण देते थे, ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें जो है वैकनाट यानी सूदखोर भी कहा गया है। 65 वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। हालांकि हमें कुछ जगह पर जो है जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से भी राजा चुने जाने का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन 66 वैदिक युगीन सभा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मंत्रिपरिषद थी। वैदिक काल में हमें सभा और समिति नामक दो संस्थाओं का उल्लेख मिलता है जो राजा की निर्गुणता पर नियंत्रण रखती थी। सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। क्वेश्चन 67 किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अथर्ववेद में कहा गया है। क्वेश्चन 68 किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अथर्ववेद में। देखिए अथर्ववेद में हमें सभा और समिति का स्पष्ट रूप से अलग अलग उल्लेख देखने को मिलता है। हालांकि जो है ऋग्वेद में भी सभा और समिति का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी सभा और समिति का उल्लेख मिलता है और इसका उल्लेख करते हुए दोनों में एकता और सहमति बनाने की अपील की गई है। लेकिन जो ऋग्वेद है इसमें सभा और समिति की भूमिकाओं को स्पष्ट नहीं किया गया है और ना ही उन्हें संस्थागत रूप में स्थापित किया गया है, जैसा हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अथर्ववेद के एक श्लोक में सभा और समिति को दो अलग संस्थाओं के रूप में उल्लेखित किया गया है और उन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, और ये भी पता चलता है हमें अथर्ववेद से कि इनके हमको सामाजिक और राजनीतिक महत्व की भी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन 69 ऋग्वेद में जन
सभा जो न्याय कार्यों से संबंधित थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सभा। देखिए, सभा, समिति एवं विधत ये ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थीं। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन 70, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूत कौन अधिकारी था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्व जमा करने वाला अधिकारी। ठीक है, ये एक प्रकार का अर्थ मंत्री था, जबकि जो अच्छवाप था ये दूत अधिकारी एवं आय व्यय गणनाध्यक्ष होता था। क्वेश्चन 71, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद में। देखिए, अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण है। इसमें जो है रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीतों आदि का विवरण मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहुलवादी। देखिए, ऋग्वेद में जो हमें मतलब ऋग्वैदिक कालीन आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। इनके जो देवता थे, इसके मुख्यतः 3 वर्ग देखने को हमें मिलते हैं। द्यू स्थान यानी आकाश के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता और तीसरा पृथ्वी के देवता। हालांकि हमें ऋग्वेद में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे, जिनका मानवीकरण किया गया था। क्वेश्चन 73, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंद्र को। इंद्र से संबंधित हमें जो है 250 सूक्त देखने को मिलते हैं। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध देवता एवं वर्षा का देवता माना गया है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है, यानी कि इंद्र के बाद इनका सर्वाधिक महत्व था। 74, किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? अभी हमने देखा इंद्र को। 75 देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अग्नि को, क्योंकि यहाँ पे इंद्र का उल्लेख नहीं है। 76, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंद्र को।